रहस्य में गांव भैरवपुर। भैरवपुर गांव में एक अजीब घटनाएं आए दिन घटती रहती थी। गांव इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं था। वह गांव शहर से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उस गांव में रहस्यमय तरीके से कभी कोई गायब हो जाता, तो कभी किसी का बच्चा मरा पड़ा मिलता, और कभी किसी की हड्डियां गांव से थोड़ी दूर जंगल में मिलती। ऐसे ही आए दिन भैरवपुर गांव में अजीबोगरीबी घटनाएं घटती रहती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह घटनाएं कैसे घट रही थी। उस गांव में एक बहुत ही सुखी जीवन लाल और उनकी पत्नी रहते थे। उनके घर में कुछ 6 महीने पहले ही बहुत सालों बाद एक बेटे का जन्म हुआ। परिवार बहुत खुश था। गांव में वह सबसे सुखी और समृद्ध परिवार कहलाता। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ 6 महीने बाद ही जीवन लाल की खाई में गिरकर मृत्यु हो जाती है, और कोई भी यह नहीं समझ पाता कि यह घटना कैसे घटी। जैसे बाकी लोगों की मृत्यु होती है, ऐसे ही जीवन लाल की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी अकेले ही उनके बेटे मोहित को संभाल रही होती है। लेकिन गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने बंद नहीं होती। बेटा बड़ा होता है और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो दिखने में तो बला की खूबसूरत थी। अरे मैडम, आपका पर्स गिर गया है। मोहित उस लड़की चंदा से कहता है। ओह हाँ सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। चंदा इतना बोल वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। मोहित को यह अजीब लगता है, पर वह भी निकल जाता है। उतने में उसे याद आता है कि चंदा की पर्स के साथ उसके कॉलेज का एक कार्ड तो उसके बैग में रह गया। मोहित परेशान होकर घूमता है, लेकिन अब चंदा तो उसको मिलने से रही नहीं, क्योंकि उसे तो चंदा का नाम तक पता नहीं था। लेकिन फिर शाम होते ही मोहित के मोबाइल में एक एसएमएस आता है, और वो मैसेज चंदा का होता है। अरे मुझे माफ करना, मैं जल्दी में सुबह आपको शुक्रिया किए बिना ही निकल गई, लेकिन मुझे आपका आई कार्ड मिला है। उसमें एक फोन नंबर था। लगता है कि गलती से मेरे पर्स में गिर गया होगा। यह सुन मोहित खिल जाता है, और फिर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, जो सुबह तक चलती है। और सुबह होते ही दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से ही मिलते रहते हैं, कभी पार्क में तो कभी रेस्टोरेंट में। लेकिन जब भी चंदा मोहित को शाम के वक्त बुलाती, मोहित माँ घर पर अकेली है कह के बात को टाल देता, और यही बात चंदा को बहुत अजीब लगती। मोहित, तुम शाम के वक्त मुझसे कभी मिलने नहीं आते। माना कि घर पे माँ है, लेकिन तुम रात के 8 बजे तक तो वापस घर भी चले जाते। फिर तुम कल रात को भी मेरे बुलाने पे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी पर नहीं आए। मुझे यह बात तुम्हारी अजीब लगती है। माफ करना चंदा, लेकिन मेरी माँ बीमार रहती है, और ऐसे में मैं रात को, मेरा मतलब है कि शाम को, उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे घर आकर देख लो। फिर मोहित की यह बात सुन चंदा उसकी बातों पर भरोसा कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन भैरवपुर गांव में छोटे बच्चों का खोना और जंगल में हड्डियों का मिलना अभी भी जारी रहता है। पर अजीब बात थी कि इस बात से मोहित को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन जब चंदा ने मोहित को अपने घर उसके जन्मदिन पर बुलाया, तो चंदा ने कहा, मोहित, मैं जानती हूँ कि तुम शाम को नहीं आओगे, लेकिन तुम 5 बजे तो आ सकते हो ना। 7 बजे से पहले तुम लौट जाना। चंदा की बहुत जिद करने पे मोहित मान जाता है, और वह चंदा के घर चला जाता है। चंदा के घर आकर देखता है कि घर सिर्फ मोहित और चंदा ही होते हैं। घर पूरा खाली होता है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर चंदा मोहित का वेलकम कर ड्रिंक पिलाती है, और मोहित वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद मोहित को होश आता है, तो मोहित खुद को एक कुर्सी पर कस के बंधा हुआ पाता है, और वह चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, यह क्या किया? अरे बचाओ मुझे यहाँ किसने बांध के रखा है? चंदा प्लीज बताओ मुझे। चंदा कुछ नहीं करती, वहाँ खड़ी रहती है, और अंदर से एक तांत्रिक बाहर आता है। दुष्ट आत्मा, अब यह तेरा अंतिम दिन है। बहुत हो गया तेरा यह नाटक। अब तो तू नहीं बचेगा। ना जाने कई जन्मों तक तेरी दुष्ट आत्मा भटकी है। कितने मासूमों का खून पिया है तूने, लेकिन अब बहुत हो गया। मोहित पहले तो नाटक करता है। चंदा, यह तांत्रिक क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में चंदा अपने असली रूप में आती है। वह एक इच्छाधारी नागिन होती है। मोहित, मैं जानती हूँ तुम्हारा असली रूप। बस अभी कुछ ही देर में तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तुम एक नरभक्षी हो।
जो गांव में कई दिनों तक ऐसी ही रात को छोटे बच्चों और लोगों को मारकर जंगल के उस पेड़ में बैठकर उनका मांस खा लेते हो और उनकी हड्डियां तुम वहीं छोड़कर जाते हो। इस चीज से परेशान होकर मुझे तांत्रिक बाबा ने तुम्हारे लिए भेजा था, ताकि मैं तुम जैसी काली शक्ति को पहचान कर उनके पास ले आ सकूं। और तांत्रिक बाबा के पास खुद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि तुमने खुद अपने पिताजी को ऐसे ही खाई में गिराकर उनको मौत के घाट उतार दिया था और उनको तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी। चंदा की यह बात सुन मोहित पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर घड़ी के 8 बजते ही उसकी आंखें हरी चमकती हो जाती हैं। उसकी बाजू में 2 पंख निकल आते हैं और बड़े बड़े दांत, जैसे कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह अभी वहां से छूटकर सबको खा जाएगा। अब अपने असली रूप में आ जाता है। जब पता चल ही गया है तो अब तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा? हा 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 हा। इतने में तांत्रिक मंत्र बोलता है और उस मंत्र की शक्ति से मोहित के पंख जल जाते हैं। उसकी आंखों में से खून निकलता है। देखते ही देखते वह राख में तब्दील हो जाता है और उसी राख को लेकर तांत्रिक और चंदा, जो कि एक इच्छाधारी नागिन थी, दोनों मिलकर उसे एक बोतल में भरकर दूर बीच समंदर में फेंक जाते हैं। और उस दिन से भैरवपुर गाँव भय मुक्त हो चुका था, क्योंकि जो अजीबो गरीब घटनाएं घटती थी, जो लोग और छोटे बच्चे गायब होते थे, उनकी हड्डियां जंगल में मिली थी, वह घटनाएं बंद चुकी थी। मोहित, जो कि इंसान के रूप में एक नरभक्षी प्राणी था, उसके जाने से गांव अब एकदम सुरक्षित था। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।